धन्यवाद सभापति महोदय। Take your seat. You are a senior member. आज Senior member. Nothing is going on record. Nothing is going on record. श्री मदन धन्यवाद सभापति महोदय। Only that. Please go ahead. आज मैं एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसकी चिंता पूरे देश को है। आज एक ऐसा परोक्ष षड्यंत्र चल रहा है, इस देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। युवा पीढ़ी में एमडी ड्रग ये परोसी जा रही है और कई प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी और इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। इसकी चिंता इन विपक्ष के नेताओं को नहीं है, जबकि इनको होनी चाहिए। इनकी पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है। आज स्कूल्स के बाहर एमडी ड्रग बेचा जा रहा है। मैं अभी पंजाब गया था, अबोहर में, और पंजाब में भी और आम ये समस्या है। कई प्रकार के नशा मुक्ति के आंदोलन चल रहे हैं, कई ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों को बचाया जा सके, युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। मैं अभी गंगानगर गया था और गंगानगर में भी मैंने देखा कि वहां पर और 25 से 45 वर्ष के युवा 25 से 45 वर्ष के युवा और वो नशे की लत में और अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। ऐसे कैंप चल रहे हैं जिनमें नशा मुक्त करवाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसी प्रकार की संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि इस नशे से उन बच्चों को, उन युवाओं को बचाया जा सके। ये चिंता आज देश के सभी लोगों को है और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम लागू करवाई थी, उसका शुभारंभ किया था। आपको पता है कि 372 जिलों में यह क्रियान्वित किया गया। 3.34 करोड़ युवा, 2.22 करोड़ महिला और लगभग 10.47 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है और सरकारी प्रयास तो किए जा रहे हैं, सरकार तो प्रयास कर रही है। लगभग 8000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों को लगाया गया है जो इस प्रकार का और जनता को प्रशिक्षण दे, युवाओं को बचाने का काम करे। सरकार अपने स्तर पर तो काम कर रही है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि हम सबको मिल करके इस नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस अपने हिसाब से जो काम कर रही है, लेकिन इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये मुझे पता है। श्रीमती पीटी उषा request to amend DOPT Sports Casual League Order dated 16 July 1985. Respected Chairman sir. Respected Chairman sir, I want to express my gratitude to the various ministries, public sector undertakings and Department of the Central Government for prioritizing sports quota recruitment. One second. Interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. Maintain decorum. I know it. You are only politicizing it. You don't want a solution. No, you don't want it. Nothing is going on at all. Kisan is your last priority. Kisan is... One second. Listen to me. One second. Please. One second. Can you hear me? One second. क्या हो रहा है? Take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to name and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? Drama. Nothing
undertakings and Department of the Central Government for prioritizing sports quota recruitment. Nothing is going on record. It is heartening to witness the support extended to our talented sports persons, facilitating their inclusion in various government organizations. While acknowledging the positive steps taken, I would like to draw your attention to a critical matter that requires consideration for the continued benefit of sports persons, Ask them to. recruitment through sports First, quota. ask them to sit their seat. I'll take them after some time. Ask The them. existing policy outlined in them to go to the DOPT seat. Office Order After dated that. 16/7/1985 Only after they go to their seat. special casual leave to 30 days They have to go to their seat. appears to be inadequate for the proper training and They have to development go to of their these seat. athletes. They have to go to their seat. Such a restrictive policy has led numerous I sports hereby persons to name- either halt their sports careers or withdraw the active sports despite having the potential to बैठिए। excel in sports. Take note. I would like to draw I'll your take it attention. up. First, you go to your seats. Go to your seats first. First, go to your seats. Go to your seats. If you don't go to your seats, I know how to deal with situation. Go to your seats. Go to your seats. One second. रुकिए एक बार. मैं बता रहा हूँ. सुनिए. Honorable members, I had the occasion, and listen to me carefully. We did not work for 5 days. During those 5 days, Rule 267 notices were raised. Not a single one regarding farmer. Now crocodile tears. No, not given. No, not given. I am aware. You are not given. Only now. Only now. No. I'll allow Pramod Tiwari after she has concluded. No, हाँ, तो बैठिए, बैठिए. After one more. After interval. PT Usha ji, please continue. Respected Chairman, sir, I want to express my gratitude to the various ministries, public sector undertakings and departments of the central government for prioritizing sports quota recruitments. It is heartening to witness the support extended to our talented sports persons, facilitating their inclusion to various government not allow it. organizations. No, I will not. By acknowledging I will not allow the it. positive step taken, I would like to draw your attention to a critical matter that requires consideration for the continued benefit of sports persons recruited through the sports quota. The existing policy outlined in DOPT Office Order dated 16/1985 restricting special casual leave to 30 days appears to be inadequate for the proper training and development for these athletes. Such a restrictive policy has led numerous sports persons to either halt their sports careers or withdraw from active sports despite having potential to excel in sports. I would like to draw your attention to the special policy implemented by the Indian Railways, which recognize the need for continued training and development of sports persons. The Indian Railways offers special casual leave and incentives such as cash awards, auto-ted promotions and increments to meritorious athletes to boost their morale. I propose that the DOPT order dated 16/7/1985 be MSP पर जवाब दो सदन में आके जवाब दो डॉक्टर दिनेश शर्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा need to address the issues related to environment protection. माननीय सभापति महोदय, किसान विरोधी है सरकार मुझे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे को सदन के समक्ष उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। They have to go through. महोदय, पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल, वायु और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर्यावरण से जुड़े गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ये संकट हमारी जीवन शैली, औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण और अधिक जटिल हो रहे हैं। विशेष रूप से जल संकट की स्थिति चिंताजनक है।
विश्व के कुल पेयजल का 4% हिस्सा ही भारत में बचा है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कुल 70% भारत की है। इससे स्पष्ट है कि भारत में जल संसाधन बहुत सीमित हैं और उन पर अत्यधिक दबाव है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों का अति उपयोग और उपेक्षा के कारण पीने योग्य जल का स्तर निरंतर घट रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट और गहरा हो सकता है। इसी प्रकार वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा, सर्दी और गर्मी का सामान्य चक्र असामान्य हो गया है। अब सर्दी के समय भी गर्मी का अनुभव होता है और वर्षा के मौसम में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बदलते मौसम का सीधा प्रभाव न केवल फसलों पर पड़ रहा है, बल्कि जीवन की विविधता में भी संकट है। अनेक वन्यजीवी विलुप्ति के कगार पर हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ रहा है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। जल संरक्षण के लिए जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जल स्रोतों का पुनर्भरण हो सके। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे और पर्यावरण संतुलित रहे। हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके जल और पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही ऊर्जा के स्रोतों को सतत विकास की ओर केंद्रित करना होगा, जिससे ऊर्जा का उपयोग संतुलित और नियंत्रित तरीके से किया जा सके। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इस विषय पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि हम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। श्री प्रमोद तिवारी, 1 मिनट। सर, धरती का भगवान अन्नदाता, उसके ऊपर लाठियां चल रही हैं। उससे जो वादा न्यूनतम समर्थन मूल्य का किया गया था वो नहीं पूरा हुआ। उससे जो कहा गया था देने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये सरकार किसानों की दुश्मन है और हमारी आवाज को डिलीटेड किसानों, अच्छा ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे। और आज हमारी आवाज को तो ऊपर से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी बल दे रहे हैं। सर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज को उठाया है, इसके लिए हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पर इस सरकार को निर्देश दीजिए कि ये जो वायदे किए थे वो पूरा करें, खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। हम इनसे जवाब चाहते हैं। जो 700 किसान शहीद हुए, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, ठीक है, किसानों की जो मित्तल, नीड फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, नथिंग एल्स नाउ। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, नहीं, व्हाट इज दिस? मेरा टाइम नहीं, मतलब मेरी बात के ऊपर सुनिए। आई डोंट वांट टू एंटर इनटू अ डिबेट। प्रमोद जी, in future I will keep in mind that what you say is not implemented. What is this? मैंने बैठिए जयराम जी, मेरी जबान मत खुलवाइए, प्लीज। I will in future keep this in mind, that your assurance was a strategy and that is not appreciated. I allowed you on the assurance that you will conform to decorum and discipline. This is not done. You belong to such a senior party. अच्छा, मेरा समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक मित्तल, धन्यवाद सभापति महोदय। नथिंग गोइंग ऑन कोर्ट। डॉक्टर अशोक मित्तल, आज मैं इस सदन के
सर मुझे बोला नहीं दे रहे। बोलिए आप। सर टाइम काइंडली। चलिए चलिए। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन के समक्ष एक अत्यंत संवेदनशील विषय को उठाना का मौका दिया और यह विषय हमारे मिडिल क्लास परिवारों के एम्पावरमेंट से संबंधित है। सर, आरबीआई के अनुसार वर्तमान देश में 16 करोड़ करंट अकाउंट हैं और 220 करोड़ सेविंग अकाउंट है और इन दोनों में 27 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 53 करोड़ लोगों के अकाउंट्स भी हैं। सर, ये जो सभी अकाउंट्स हैं गरीब लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के और छोटे व्यापारियों के हैं, जो हमारे देश की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। सर, इसके अलावा 27 करोड़ टर्म डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट्स हैं, जिसमें 125 लाख करोड़ जमा है। यह सराहनीय है सर कि हमारा आम नागरिक भी अकाउंट्स है उसके पास। पर सर, नागरिक के बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस है और जो बैंकों का स्वार्थ है की वजह से आम आदमी को जमा पूंजी पर उसका जायज हक नहीं मिल रहा, उसको जायज ब्याज नहीं मिल रहा। सर, हमारी समाजवादी प्रजातंत्र में जो आदमी अमीर है और जो 27 करोड़ अकाउंट्स हैं और एफडी है उनके पास, वो 7% औसतन ब्याज मिलता है एफडी के ऊपर। मुझे हैरानी तब होती है कि जो आदमी गरीब है, किसान, मजदूर, उसे सिर्फ 2.5% औसतन ब्याज मिलता है सर, और जिनकी संख्या 236 करोड़ है अकाउंट। सर 1 लाख रुपया में एफडी में डिपॉजिट कराता है कोई इंसान तो उसको 7,000 मिलता है, और करंट अकाउंट में कराता है 0 मिलता है, सेविंग में कराता है तो 2,500 मिलता है। मतलब सेविंग अकाउंट में 1/3 हिस्सा मिलता है एफडी का, और करंट अकाउंट हो तो 0 मिलता है। सर 236 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं। और सर, मुझे अफसोस है इस बात को कहते हुए कि हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंक दोनों मिलकर ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं और गरीब, सर मेरा टाइम बीच में वेस्ट हो गया था, और गरीब आदमी के साथ अपने मोनोपोलिस्टिक स्टेटस का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मैं सर निवेदन करूंगा सरकार से, सर आरबीआई एक्ट के 7 सेक्शन 7 के अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट में सेविंग बैंक अकाउंट्स का जो इंटरेस्ट श्री Iran Kadadi demand to increase the amount of financial assistance from 1.30 lakh to 2 lakh given under the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 2014 से पहले के 29 वर्षों में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से केवल 3 करोड़ 25 लाख घर बनाए जाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछली 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 64 लाख ग्रामीण घर का निर्माण हुआ है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में न्यूनतम क्षेत्र को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। साथ ही प्रति यूनिट सहायता को सामान्य क्षेत्र में 70,000 से बढ़ाकर 1,20,000 और पहाड़ी कठिन क्षेत्रों में 75,000 से बढ़ाकर 1,30,000 किया गया है। हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की है। यह बढ़ती जनसंख्या और नए परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के एक बड़ा कदम है। वर्तमान आर्थिक परिस्थिति और निर्माण लागत से बढ़ोतरी को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस योजना के माध्यम से
दी जाने वाली वित्तीय सहायता को और बढ़ाया जाए, जिससे इस योजना की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्रामीण गरीबों की अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिए जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा कर इसे वर्तमान जरूरतों को अनुसार प्रति यूनिट सहायता को 1,30,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को आवास मिल सके। यही सरकार से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय ईरन कडाडी जी। माननीय श्री रामेश्वर तेली जी, डिमांड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू कॉम्बैट विथ डिवास्टेटिंग फ्लड सिचुएशंस इन आसाम। माननीय रामेश्वर तेली जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान असम में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ की ओर लाने के लिए मैं खड़ा हूँ। असम में हर एक साल बाढ़ आती है। असम के चारों ओर कुछ स्टेट है जो पहाड़ी स्टेट है और उनकी पानी असम में आ जाती है, और असम में आने के बाद हर साल बाढ़ आती है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, जान मान की नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से असम के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए एक स्थायी और दीर्घकालीन समाधान को प्राथमिकता देने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री चुनीलाल गरासिया जी, डिमांड टू एक्सपेडाइट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ रोड connecting Kherwara to Swarupganj in Rajasthan at NH 927A। माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 927A खेरवाड़ा से स्वरूपगंज के बीच अधूरे मार्ग की शीघ्र निर्माण की मांग कर रहा हूं। महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर संभाग में स्थित आदिवासी क्षेत्र बावलवाड़ा की क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। महोदय, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927A के निर्माण की घोषणा उदयपुर में की थी, जो स्वरूपगंज राजस्थान से रतलाम मध्य प्रदेश तक बनाना था। अच्छी मंशा से काम शुरू भी हुआ और बावलवाड़ से खेरवाड़ा तक मार्ग बन भी चुका है, परंतु खेरवाड़ा से लेकर स्वरूपगंज के बीच बावलवाड़ा मंडल पर गरणवास तक लगभग 45 किलोमीटर लंबा मार्ग काम अभी अधूरा पूरा नहीं हुआ है और अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्रतिदिन इस मार्ग पर सड़क हादसे होते रहते हैं। अब तक दुर्घटना में कम से कम 7 अकाल मृत्यु इस मार्ग पर हो चुकी है। कई सरकारी कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं, कामकाजी मजदूर, व्यापारी, पर्यटक प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते हैं, जो हमेशा किसी अनहोनी की आशंका में गुजरते हैं। महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र इस राजमार्ग संख्या 927A पर खेरवाड़ा से लेकर स्वरूपगंज के बीच बावलवाड़ा मंडल पर गरणवास तक 45 किलोमीटर मार्ग जो अधूरा पड़ा है, अतिशीघ्र बनाने का श्रम करावे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चुनीलाल जी। माननीय श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े, need to address the challenges faced by small and micro enterprises of Goa due to inefficient banking system. Honorable Chairman, sir, I rise to draw the attention of this august House to a critical issue affecting Goa's small and micro enterprises, which form the backbone of the state's economy and employment generation. Despite the substantial deposit held by banks in Goa,
credit disbursement remains alarmingly low, with the credit to deposit ratio significantly below the national average. Nationalized banks in Goa are failing to meet lending target under important government schemes such as the Prime Minister Employment Generation Program, aspiring the entrepreneurs and youth facing challenges such as excessive demands for collateral and guarantors, which limit their access to essential credit. Additionally, educational loans are under-disbursed, leaving many students without crucial financial support. This causes risk-averse approach by banks in stifling Goa's economic growth, limiting job creation and hindering industrial development. While Goa boasts a robust banking network, it remains inadequate in meeting the financial needs of priority sectors such as tourism, housing, education and agriculture. It is essential for banks in Goa to reassess their approach and improve their credit distribution policies, which could lead to more opportunities for job creation and industrial expansion in Goa. Honorable Chairman, sir, timely intervention will empower Goa's small business to flourish, generate employment and contribute significantly to both the state and nation's economy. I request immediate action on this issue and I appeal before this August House for intervention and solution to the challenges faced by small businesses and individuals in Goa. Thank you. धन्यवाद माननीय सदानंद जी. Dr. K. Lakshman need to address the problem of drinking water in India. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the Indian government led by Honorable Prime Minister Modi ji has made significant strides in improving drinking water access through initiatives like the Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat Abhiyan. The Jal Jeevan Mission, launched in 2019, aims to provide tap water to every rural household, which has directly contributed to improving the drinking water in rural areas and overall sanitation health of rural communities. Niti Aayog's Composite Water Management Index reveals that 600 million people in India face high to extreme water stress, and more than 21 cities are projected to face severe groundwater depletion by 2030. However, challenges remain. I suggest that a renowned water expert called by T. Hanumantrao, who has suggested 4 water concept, was implemented in some villages of the combined state of Andhra Pradesh in 2001 and 2. One such village is Gottigaripalli in Zahirabad district, implemented at a cost of rupees 5,000 per acre. It has been consistently providing not only safe drinking water to all the nearby villages, but also water to irrigate 3 crops in a year, even to this day after 23 years. The concept was totally ignored by the successive governments, Congress and TRS governments in Telangana since 2004, and voted by major projects consisting rupees 7 to 8 lakhs per acre just to help some contractors. However, the BJP government Rajasthan implemented watershed program based on Hanumantrao concept under Mukhyamantri Jal Swavlamba Yojana in 33 districts, covering lakhs of acres and providing safe drinking water, which has transformed Marubhumi, Rajasthan. Sir, I appeal through you, sir, to the government to focus on measures such as 4 water concept and rainwater harvesting by sustainable water use practices, and also to enhance water quality monitoring systems, which are crucial, and nationwide awareness campaigns focusing on water conservation. Thank you very much, sir. Thank you, माननीय Dr. K. Lakshman ji. माननीय श्रीमती दर्शना सिंह need to promote medical tourism in India. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। महोदय, आज मेडिकल टूरिज्म दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ता हुआ एक प्रमुख उद्योग बन गया है। हाल के वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है, जहां दूसरे देशों से आने वाले मरीजों को
सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलती हैं। महोदय, आज भारत में आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी में इलाज के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। यह क्षेत्र न केवल यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है और बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारत में चिकित्सा पर्यटन का बाजार विशाल है। आज भारत में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और उन्नत उपचार जो पश्चिमी देशों की तुलना में किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है और जिसकी वजह से भारत दूसरे देशों से आने वाले मरीजों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अतः उपसभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करके दूसरे देशों से आने वाले मरीजों के लिए बीमा कवरेज और कैशलेस चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाए और साथ ही दूसरे देशों से आने वाले मरीजों के भाषा संबंधित समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न भाषाओं में सेवाएं, कस्टमर केयर को सुदृढ़ करने वाले सिस्टम को विकसित किया जाए ताकि दूसरे देशों से आने वाले मरीजों को अधिकतम सुविधा मिल सके और जिससे भारत एक बड़े चिकित्सा पर्यटन के रूप में स्थापित हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमती दर्शना जी। माननीय श्री निरंजन विसी जी, डिमांड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ हरिशंकर टेम्पल इन द गंधमार्दन हिल्स ऑफ उड़ीसा। जय हरिशंकर, जय जगन्नाथ। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, हमारा भारत देश में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा भी हमारे देश में उड़ीसा प्रदेश की बलांगीर जिला और बरगढ़ जिला के बीच में एक गंधमार्दन पर्वत है। वो पर्वत के ऊपर दक्षिण साइड में भगवान नरसिंहनाथ के मंदिर है और उत्तर साइड में हमारा भगवान हरिशंकर का मंदिर है और उसके गंधमार्दन के ऊपर त्रेता युग का जो कलाकृति है, देवी सीता का कुंड है, हनुमान जी का कुंड है, गंगा कुंड है और द्वापर युग का भीम मंडप है, भीम मड़ुआ है, भीम बाटी है, भीम गुम्फा है और पंचु पांडव का उसमें कुंड है और एक 12 झरना है महोदय, जिसको एक उसमें एक पापनाशिनी झरना है। वो पापनाशिनी झरना को गुप्त गंगा भी लोग मानते हैं और इस गंधमार्दन पर्वत के ऊपर प्राकृतिक सौंदर्य हरा भरा है, 19,000 हेक्टेयर है, जो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय उसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किए थे और उस प्राकृतिक जो हेरिटेज है उसमें 1,000 से ज़्यादा प्लांट स्पेसीज है, 500 से ज़्यादा एनिमल स्पेसीज, बर्ड स्पेसीज है और रेप्टाइल स्पेसीज भी है। उसके पास एक डियर पार्क है और उस साइड में बरगढ़ जिले के साइड में गंधमार्दन पर्वत से एक नदी जिसको अंग नदी अवस्थित है और इधर हमारे बलांगीर जिला में सुक्तेल नदी प्रवाहित है। तो 22 झरना है महोदय, उसमें इतना प्राकृतिक सौंदर्य है जो ऐतिहासिक ह्वेनसांग चिन्ह परिव्राजक वो हमारा गंधमार्दन पर्वत को परिमलगिरी नाम से वो वर्णित किया है और ऐसा एक सुंदर धरोहर हमारा गंधमार्दन पर्वत, उसके पास जो हरिशंकर मंदिर, उसके पास नरसिंहनाथ मंदिर और देश की सब साधु संत और पर्यटक तीर्थयात्री आते हैं। नरसिंहनाथ से हरिशंकर, हरिशंकर से नरसिंहनाथ 20 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। इतना सुंदर जो है हमारा
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या नेशनल हेरिटेज साइट्स। धन्यवाद माननीय निरंजन विशी जी। माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, नीड टू कर्ब द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। धन्यवाद सर। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान कृषि कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले अतिरिक्त कैंसर के जोखिम की ओर दिलाना चाहता हूं। कीटनाशकों ने उत्पादन की पैदावार को बढ़ाकर और तेजी से वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के बीच खाद्य सुरक्षा को कम करने में मदद करके आधुनिक कृषि को बदल दिया है। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कीटनाशकों के संपर्क में आने से कई हानिकारक प्रभाव जुड़े हैं, जिनमें पार्किंसंस रोग, तंत्रिका संबंधी विकार, कमजोर प्रतिरक्षा कार्य, कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ल्यूकेमिया बच्चों और वयस्कों में, लिम्फोमा और अग्नाशय के कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा जोखिम में वे लोग हैं जो सीधे कीटनाशकों के संपर्क में आते हैं। इसमें कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले कृषि श्रमिक और कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान और उसके तुरंत बाद आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोग शामिल हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भविष्य में रासायनिक कीटनाशक उत्पादों को छोड़कर जैविक कृषि उत्पादों को प्राथमिकता के महत्व को बढ़ाने के विषय पर गंभीरता से विचार करें और विषैले कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाएं और उनके उत्पादन, वितरण और उपयोग पर सख्त नियमन और नियंत्रण के लिए भी उचित व्यवस्था करें, जिससे प्रकृति पर आधारित या एक ऐसी कृषि प्रणाली होगी जिसमें न कैंसर का डर होगा और न ही अन्य बीमारियों की चपेट में आने का भय। खेती की लागत घटेगी, किसान खुशहाल होंगे और हमारा पर्यावरण साफ सुथरा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। माननीय श्री नरेश बंसल जी, डिमांड फॉर सेंसरशिप ऑन ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स। धन्यवाद उपसभापति जी। OTT पर सेंसरशिप होनी चाहिए। सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। हम चलते फिरते मनोरंजन के युग में जी रहे हैं। OTT प्लेटफार्मों के तेजी से उभरने के बाद हम जब चाहें, जहां चाहें, अलग अलग तरह के शो और कार्यक्रमों से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन ये OTT प्लेटफॉर्म बेकाबू हैं। फिल्मों की रिलीज से पहले उन्हें सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर फिल्मों में कोई आपत्तिजनक संवाद या दृश्य हो तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती है। सेंसरशिप एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग एरिया की तरह है। हर चीज़ वहाँ नज़रों से होकर गुजरती है। वहाँ कैमरे और स्कैनर होते हैं। इसलिए अगर आप कोई अवैध सामान ला रहे हैं तो उसका पता लग जाता है और उसे रोक दिया जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप जैसी चीज़ नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कंटेंट को विनियमित करना आवश्यक है। भारतीय समाज, खासकर युवाओं के बीच नैतिक पतन गंभीर चिंता का विषय है। आजकल बच्चों को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्री देखने को मिल रही है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें कई बार आपत्तिजनक और हानिकारक कंटेंट होता है जो मानसिक रूप से परेशान करने वाले हैं। चूँकि सेल्फ सेंसरशिप नहीं हो रही है, यह आपत्तिजनक सीन बच्चे भी देखते हैं, पर पाबंदी इस पर लगनी चाहिए। साफ सुथरा कंटेंट रहेगा तो कई गुना ज़्यादा चलेगा और लोग इसे देखना पसंद करेंगे। और इसमें ऐसे आपत्तिजनक शब्द और संवाद हैं, इसलिए बच्चे उन्हें सीखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो सेंसरशिप होनी चाहिए और अगर OTT सीमा पार करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टीवी चैनलों की तुलना में OTT प्लेटफार्मों को अब अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि वर्तमान में इसके लिए कोई नियम नहीं है। जो कुछ दिखाया जाता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि OTT के लिए सामग्री नियामक ढांचा के तहत हो और सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री M Shanmugam, डिमांड टू कवर जॉबलेस वर्कर्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर अंडर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। Thank you, Chairman, sir.
I want to raise to provide benefits under RGSKY, textile workers rendered jobless. Sir, the textile sector was next to agriculture sector in providing employment. Thousands of textile mills were functioning in 1970 and 80s at Mumbai, was called India's Manchester, and Coimbatore was called Manchester of South India. Due to wrong textile policy, most of the mills were closed and provided relief to the jobless workers. Textile Workers Rehabilitation Fund scheme was launched from September 1986. This fund has been merged with Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana in April 2017 to provide benefit to workers rendered jobless. Under the modified scheme, the worker would get 50% of the last average daily wages for the first year, 25% of the daily wages for the second year. During the last 2 decades, many NTC mills were permanently closed and thousands of workers and their families are in the street, struggling to lead a dignified life. Many of the workers are at the old age and around 70 and 80 years, but unfortunately the jobless workers were not given the benefit of the above scheme on some technical ground, as a notification of permanent closure of the mills was not issued. I would therefore request the government, particularly Honorable Minister for Labour, to direct ESIC, which is administering the RGSKY, to provide the benefit of the scheme to all left out jobless workers from the textile sector. For this purpose, a special drive should be undertaken by the ESIC, wherein those workers would give the particulars and the ESIC corporation will give the benefit such workers without delay. Thank you, sir. Thank you. Susri Susmita Devji, need to holistically improve the connectivity of Assam in terms of roads, railways and air. Thank you, sir, for the opportunity. I'm elated that Honorable Minister Gadkari ji is in the house while I speak. So I come from the state of Assam and I live in Silchar. वैसे नाम तो बराक वैली है, पर शायद उसका नाम बदलकर एक द्वीप रख देना चाहिए, आइलैंड. Sir, the regional development of any area depends on connectivity. Whether it is social integration, whether it is business, trade, we are heavily dependent on roadways. Sir, history will tell you that we have waited for 2 decades for Silchar to Saurashtra East-West corridor to complete. I don't want to get into the blame game because I talk about the convenience of the people, sir. We have multiple challenges. Number one, it is well known Assam is a state where rainfall is very heavy, sir. Secondly, our biggest challenge is soil and terrain. So you are well aware, you must have been to the state of Assam and other northeastern states, that landslides, the way they occur, are beyond the control of human beings. Apart from that, sir, peace in northeast. Every time one state is disturbed, the connectivity of other states are equally affected. For instance, Manipur, sir, I come from Kachar, Jiribam and Jirighat are today neighboring. Today, people of Manipur depend on Assam to commute because of the disturbance, which is an added pressure on our state, sir. Apart from that, sir, railway faces similar problems as roadways, and now, sir, add to that the price of airfares. सरकार क्या कहती है कि हम उड़ान स्कीम लाए हैं और unviable airports हम बनाएंगे. But sir, what is the airfare to fly today from northeastern states to Delhi? One has to think. Sir, till today Mahasadak is incomplete. Our NH6 is struggling, Silchar to Shillong, to go to our own capital. We have to go via Meghalaya. Sir, apart from that, if we look at NH306, you will see that is also blocked. Repeatedly, I request Gadkari ji, we have been demanding an alternative route. We have been demanding a
alternative route to the Mahasadak, which will save us from this dismal situation, so that we can travel via Lanka, sir. And I request. Time is over. Thank you. Manya Shri Jagesh ji, demand to increase the funding for renovation works of groups of monuments at Hampi. Will speak in Kannada. Manya Jagesh ji, not present. Manya Dr. Kanimoji NVN Somo, demand to take immediate action to stop delivery of medicines through online delivery companies. Sir, it is unfortunate and disturbing to see the supply of medicines by Swiggy and other door delivery companies. A 10-minute medicine delivery by a food delivery company sparks among the medical fraternity as well as the pharma circle. The rapid delivery model violates the Indian drug regulations and poses health and safety risks to the public. Sir, the All India Organization of Chemists and Druggists has expressed serious concern about potential collaboration between the Swiggy grocery arm, Instamart and e-pharmacy, Giant Pharma Easy, which aims to deliver medicines within 10 minutes through dark stores. This is a dangerous model, and this might bypass essential regulatory checks necessary for patient safety. The distribution and supply of medicines in India involves strict protocols such as prescription, verification and patient identification to prevent harm to consumers. In case there is an apprehension that these safety measures could be compromised under the ultra-fast delivery timeline, the AIOCD also questioned the reputational and legal risks associated with Farm Easy, which has faced regulatory scrutiny in the past. The ultra-fast delivery model may increase the possibility of expired or counterfeit medicines, which is harmful to patient safety. In such a model, it is not possible to follow the required quality standards. Therefore, I urge the government to take immediate action to stop the imminent danger of allowing 10-minute delivery of medicines through Swiggy and other such online delivery companies, and request the government not to play with the life of the people. So there is hazards of using even drug addicts within the 10 minutes of this delivery system. So I urge the government to take action on this. Thank you. Thank you, Dr. Kanimoji ji. Dr. Sangeeta Balwanji, demand to provide a stoppage of various express trains at Dildar Nagar, Jamania and Gamhar railway stations in Gazipur. माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन में यह विषय रखना चाहती हूं कि दानापुर मंडल में स्थित जनपद गाजीपुर के रेलवे जंक्शन दिलदार नगर, रेलवे स्टेशन जमानिया एवं रेलवे स्टेशन गहमर से रोजाना हजारों की संख्या में लोग विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करते हैं। इन रेलवे स्टेशनों का रेल राजस्व वसूली भी अधिक है। सदन के माध्यम से रेलवे जंक्शन दिलदार नगर पर हिमगिरी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, जियारत एक्सप्रेस, पटना लखनऊ नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग करती हूं तथा जमानिया रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल, पटना इंदौर एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस एवं संघमित्रा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग करती हूं।